चलिए, सो टुडेस टॉपिक इज आइडियल नोडल सॉल्यूशन। पहले तो इसका मीनिंग देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, एंड आफ्टर दैट इसके जो भी रिलेशंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं इसका मीनिंग। मीनिंग की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज बहुत कॉमन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा। और जो नहीं करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, व्हाट राउल्ट्स लॉ सेज? एक मिनट, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? एक मिनट वो कि मतलब जो हाँ, उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है वो। किसके बीच का? वोलेटाइल सॉल्यूशन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। हाँ, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूशन नहीं, वेपर प्रेशर। हाँ, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन अगर आपको जानना है तो वो राउल्ट्स लॉ बताता है। और क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है ना, उसके मोल फ्रैक्शन के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इस बात को जो सॉल्यूशन ओबे कर जाएगा उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात तो ये। तो पहली चीज मैं आपको लिखनी भी यही है कि इट ओबेज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इसमें लिखना है इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। It does not obey Raoult's law. ठीक है, दूसरा पॉइंट आइडियल में क्या लिखेंगे, जब अपन सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। ठीक है ना, तो जब आप मिक्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो कुछ चेंज आना चाहिए उस चीज के अंदर, है ना। लेकिन आइडियल में ऐसा नहीं होता है। कहते हैं आफ्टर मिक्सिंग ऑफ solute and solvent, after mixing of solute and solvent, delta H mix is always equivalent to 0. डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? चेंज वो बताओ। एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हीट होती है ना। एक्चुअल में हर सिस्टम की अपनी एक सर्वाइवल हीट होती है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 47 नहीं 27 35। हाँ, 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है ना। तो ये हमारी बॉडी का सर्वाइवल है। इससे नीचे जाओगे तो भी अच्छा नहीं है, इससे ऊपर जाओगे तो भी अच्छा नहीं। इसके ऊपर जाते बुखार आ जाता है, तुम आई नहीं देख पाते। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी में एक तरह का सिस्टम ही तो है। हर सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। ठीक है ना, अगर उसके थोड़ा सा भी चेंज हो तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसके अगर टेम्परेचर नीचे चला जाए तो भी वो ठीक बात नहीं है, वो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। ज्यादा होगा तो भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिमिलरली कहा ही जाता है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो जो सिस्टम बनाया आपने सॉल्यूशन वाला, उसका डेल्टा एच मिक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 0 रहेगा। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे सॉल्यूट मिला या सॉल्वेंट मिला। ठीक है, अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है वो। ठीक है, और अगर डेल्टा एच मिक्स मतलब मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब अगर आप सॉलिड सॉल्वेंट को मिला रहे हो तो डेल्टा एच में चेंज आ रहा है, एंथैल्पी में चेंज आ रहा है मिक्स करने पे। दूसरा पॉइंट ये है। थर्ड है ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ
different volumes, delta V mix is always equal to 0. जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट हम लोग लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो जो वॉल्यूम में चेंज है वो आना चाहिए, बट आइडियल में नहीं आता। तो इनका चेंज ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग भी क्या होती है, 0 होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, बट ऐसा कोई भी सिनेरियो नॉन आइडियल में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इनका डेल्टा वी मिक्स इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए एक लास्ट इसमें चीज और है। अब जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लीजिए हम हमारे सोसाइटी में आइडियल बॉय और आइडियल गर्ल का कॉन्सेप्ट चलता है। क्या होता है, किसको बोलेंगे आइडियल बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसमें सारी एबिलिटीज हो। कौन सी उड़ने की तो मतलब हर काम परफेक्टली कोई करे तो, हर काम कोई परफेक्ट करे तो आइडियल नहीं है। फिर आइडियल बच्चा वो होता है जो माता पिता की हर बात माने, वो होता है आइडियल। ठीक है, सपोज करो कोई बच्चा है घर में, उसको भी माने बोला बेटा घर से बाहर नहीं जाना 2 महीना, और वो नहीं जा रहा, तो आइडियल हो तुम। बेटा सुबह जो है 4 बजे उठ जाना है, चाहे कुछ भी हो, अकाल पड़ जाए यहाँ पे, वो बच्चा उठ भी रहा है, तो आइडियल हो तुम। बेटा रात को 10 बजे सो ही जाना है, भले अच्छी मूवी लग रही है कहीं या कुछ भी हो रहा हो, पटाखे फूट रहे हो, कान में घुस ले सो जाना है, सो रहा है, तो आइडियल हो तुम। बेटा यही खाना है, फास्ट फूड जंक फूड बाहर का नहीं खाना है, घर का बना खाना ही खाना है, भले खिचड़ी खानी पड़े, तो आइडियल हो तुम। मतलब वो अक्षरशः अपने माता पिता की सही बातें मान रहा है। ठीक है, लड़की के साथ तो ऐसा होता है, लड़की के साथ बेटा कहीं बाहर नहीं जाना ना, लड़कों से ज्यादा बात नहीं करनी, ठीक है, और क्या बोलते हैं ज्यादा इंस्टा विस्टा नहीं चलाना है, सोशल मीडिया एक्टिव नहीं रहना है, सारी बात लड़की मान रही है, बिल्कुल बढ़िया, तो आइडियल। हमारा नजर में तो ये ना समाज के प्रति कि कोई लड़का सारी बातें मान रहा तो आइडियल है, लड़की मान तो आइडियल है। सॉरी, कोई बात नहीं, छोड़ो, पूरा उधर है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर इन दोनों को हमने एक कमरे में बंद भी कर दिया तो ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को उसके माँ ने पाठ पढ़ा के भेजा, बेटा कुछ नहीं करना है, टेस्ट हो रहा है, तुझे पास होना है, चुपचाप बैठ रहा है, चुपचाप बैठा कोना पकड़े वो। ठीक है, अब लड़की है, उसकी माँ ने उसको बोला है बेटा देख कुछ नहीं करना है, एक कोने में ये बैठ गई है, तो मतलब इन दोनों को आपने भले ही बंद कमरे में बंद कर दिया, लेकिन ये बात तक नहीं करेंगे, क्योंकि ये आइडियल है, इनको सिखाया होगा ना घर वालों ने कुछ नहीं करना है, तो बस बैठे। सेम थिंग हैपेंस विद आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपने सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन किससे बनेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब आप मिलाओगे जब सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो दोनों में इंटरेक्शन ही नहीं होगा। अच्छा, इंटरेक्शन नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुआ तो आइडियल है ये सॉल्यूशन। और इंटरेक्शन कैसे नहीं हुआ, सपोज कीजिए कि मैंने सॉल्यूशन कैसे बनाया, सॉल्यूट AA और सॉल्वेंट BB से मिला के, ठीक है ना, तो इन दोनों में इंटरेक्शन नहीं होगा जी, कभी भी आपको AB नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? मतलब जब आप सॉल्यूशन को स्टडी करोगे तो आपको A की वजह से जो इंटरेक्शन मिलेगा AA टाइप का ही मिलेगा, और B की वजह से इंटरेक्शन BB टाइप का ही मिलेगा, AB का नहीं मिलेगा। ये होता है आइडियल का, मतलब एक दूसरे के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। इसके विपरीत यहाँ पर नॉन क्या था, अब इन दोनों की जगह उधर भी कोई डाल दो, कमरा डाल देगी वो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर A सॉल्यूट है और B सॉल्वेंट है, और दोनों को अगर आपने मिला के सॉल्यूशन बनाया तो इंटरेक्शन होना डेफिनेटली तय है, और एक ही टाइप का इंटरेक्शन आपको मिलेगा।
तो ये नॉन आइडियल का गुण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, AA-BB इंटरेक्शन, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो आइडियल नॉन आइडियल में होते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब इतना लिखने के बाद भी साइंटिस्टों को संतुष्टि नहीं मिली कि भाई ठीक है तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ, ठीक है ना, मैथमेटिक्स बताओ, थोड़ी सी ग्राफ बताओ, तब मजा आता है। तो फिर साइंटिस्ट एक कदम और आगे गए और उन्होंने पहले ग्राफ समझाया, तो उन्होंने फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और पहला ग्राफ उन्होंने बताया आइडियल का, आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ। अब पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, उसके बाद में इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। तो स्केल तो निकाल दो, नहीं है तो हाथ से ही बनाओ। सर वो क्लास कब से स्टार्ट होगी? कौन सी क्लास? फिजिक्स की और बायो की। हाँ वही थी, तुम आई नहीं। अच्छा। तो 2 दिन आई थी, मैंने कॉल भी किया, फोन भी नहीं उठाती। कब? जब मेरी तबीयत खराब थी। हाँ ये सुनने में आया था बाद में, मेरे पिताजी को फोन किया। मामा है मेरे। हैं? मामा है। मामा है? पापा कहाँ है? मम्मा अलग हो गई हैं। ये चीज है ना, तुम यहाँ मत बोला। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अब इसमें आपको जैसे ये जो लेटी हुई लाइन है आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और जो खड़ी हुई लाइन है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये अपन बहुत ही बेसिक चीजें हैं ग्राफ में जो पढ़ी है। अब चूंकि हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आपको पता है कि सॉल्यूशन बनाने के दौरान हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए। इसमें सॉल्यूट ए होता है, सॉल्वेंट बी होता है, ऐसा समझ करके चलते हैं। तो राउल्ट फ्लो को फॉलो करवा रहे हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में। और राउल्ट फ्लो के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, ये पढ़ते हैं। मतलब जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो भी इन दोनों के बीच में तो बनाएंगे, क्योंकि रिलेशन हमको राउल्ट के साथ एस्टैब्लिश करना है, राइट। तो जो y एक्सिस है वो हमेशा बताता है वेपर प्रेशर को, और जो x एक्सिस है वो हमेशा इसको बताता है काय को, यानी मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। तो यहां पर इसको अपन लेते हैं PA यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट A, और इसको अपन लेते हैं PB वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट B, ठीक है। अगर PA है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे काय A होना चाहिए और काय B नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे PB है तो इधर काय A नहीं होना चाहिए और काय B होना चाहिए, ठीक है। सो दिस लाइन इज फॉर मोल फ्रैक्शन and this axis for vapor pressure, vapor pressure, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह का जो ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तब ये देखते हैं कि भाई जब हमने अलग अलग सब्सटेंसेस लिया है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने लिया है, तो अपन मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। तो जब मिक्सअप होगा तो ऑब्वियसली बात है पी और पीबी आपस में मिलेंगे, ठीक है। और जब मिलेंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर है, इसका भी वेपर प्रेशर है, तो क्या निकालते हैं टोटल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पढ़ा था अपन ने, Pt = Pa + Pv वाला पढ़ा था ना। तो बस जब आप इन दोनों को मिला रहे हो ना तो आपको निकालना है P टोटल, और वो क्या किसके बराबर होगा, Pa + Pb के, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप दोनों को मिला रहे हो तो दोनों का वेपर प्रेशर है, इसलिए आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा इजीली, पहली बात है। दूसरी बात, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या इसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं या सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिला रहे हैं तो इनके वेपर प्रेशर में कुछ तो कमी आएगी, और वही कमी को बता रहा है ये। अच्छा,
ठीक है, तो जो जिस चीज में कमी आ रही है उसे हम कहते हैं प्योर वेपर प्रेशर। अच्छा, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अभी मान लो किसके साथ हूं, पार्टनरशिप में अगर हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी थोड़ी चलेगी, उसकी भी तो चलेगी। ठीक है, तो मेरा जो अस्तित्व था वो थोड़ा तो कम होगा। ठीक है, जैसे घर में जब माता पिता रहते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स होते ही हैं, हर बार मदर सही नहीं हो सकते, हर बार फादर सही नहीं हो सकते, तो उनकी अथॉरिटी के ना थोड़ी सी कमी आ जाती है। वो उनका प्योर स्टेट था, जब फादर अकेले थे तो अकेले फैसला ले लेते हैं, जब मदर अकेले थी तो अकेले फैसला लेती कि मैं जैसा करूंगी वैसा करूंगी। लेकिन जब पार्टनरशिप में आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो अथॉरिटी कम हो जाती है, आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना पड़ता है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, जब ये प्योर स्टेट में था तब अथॉरिटी ज्यादा थी, लेकिन जब ये कंबाइन कर रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्योर स्टेट में कमी तो आएगी ना। तो वही चीज ये बताता है, इसको अपन कहते हैं पीए नॉट, और नॉट का मतलब मैं क्या बताया, प्योर स्टेट। पीए में भी कमी आ गई तो पी में भी कमी आएगी, पीबी नॉट। बात समझ आ गई? तो ये आइडियल का ग्राफ है पूरा। कोई डाउट इसमें? इसको ड्रॉ कर दीजिए, अपन आगे बढ़ते कुछ 2-3 पॉइंट लिख के आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बतानी है इसमें पहली बार, तो ये आइडियल ग्राफ है, राइट। आइडियल ग्राफ है मतलब क्या क्या चीजें फॉलो करेगा ये, राउल्स लॉ, डेल्टा एट मिक्स will not change, delta V mix will not change, and interaction will be AA and BB type। ठीक है, अब सवाल पूछते हैं कि इसके एग्जांपल तो बताओ, विदाउट एग्जांपल हम आगे प्रोसीड करते नहीं है। इसके एग्जांपल जरूर आप लिख लें कि ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन है जो आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। सबसे पहला n-हेक्सेन प्लस n-हेप्टेन, इन दोनों का मिक्सअप करोगे तो आपको आइडियल टाइप का बिहेवियर ही मिलेगा। दूसरा है बेंजीन प्लस टोलुइन, तो बेंजीन और टोलुइन को जब मिलाओगे तो भी ये आइडियल टाइप का बिहेवियर शो करेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट, आइडियल के बाद में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनका डेल्टा एच मिक्स जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता, जिनका डेल्टा वी मिक्स 0 के इक्वल नहीं होता है ना, और जिनमें इंटरेक्शन जो होगा वो एक भी टाइप का होता है। ठीक है, ये चारों बात आपको पता होनी चाहिए। इसी के बिहाफ पर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, उन दोनों का एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब भी आप बात करो तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है NIS यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा टाइप का होता है NIS विद नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, 2 टाइप के NIS होते हैं आपके, और इन दोनों के ग्राफ को बनाने में ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो हम ग्राफ बनाएंगे वो पॉजिटिवली मूव करेगा। ठीक है ना, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग ऑफ 2 substances, after mixing of 2 substances vapor pressure rises, vapor pressure rises। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव में डिवाइड कर रहे हैं, बट यहां पे क्या होगा,
आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इसलिए नेगेटिव डेबिट करेगा। तो पॉजिटिव का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव ग्राफ क्या होगा, मैं इसमें कनेक्शन कर रहा हूं, तुमको अलग से बनाना है। जी सर। तो NiS with positive deviation, अब देखिए तो आइडियल ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, वेपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ग्राफ पॉजिटिव हो जाएगा ना, है ना। तो इसको मिटाएंगे, इसको बेस बनाएंगे, ठीक है। और बेस बनाने के बाद में इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको मिटा दूंगा अभी। हाँ, तो जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो इस लाइन को अपन कहेंगे इमेजिनरी लाइन, इस तरह से इसको मिटा सकते हैं हम लोग। से ये देखो, ये इमेजिनरी लाइन है, होना ऐसा चाहिए था, बट चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ मूव कर गया, अच्छा, ऊपर उठ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना। प्योर वाले स्टेट का भी बढ़ गया और सॉल्वेंट का भी बढ़ गया, प्योर स्टेट, ठीक है। तो अगर ग्राफ पॉजिटिवली राइज कर रहा है तो बताओ जो पी टोटल होगा वो भी पॉजिटिव राइज करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। ठीक है, ये हो गया आपका पी ए नॉट और ये हो गया आपका पी बी नॉट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या वैल्यू नीचे कर दो और कुछ नहीं। चलो, मतलब बाकी सारा सेम होगा, सब सेम है। तो मैं इमेजिनरी लाइन बनाऊं या फिर नहीं बनाना है, इमेजिनरी बनाना है कि भाई पॉजिटिव कहां से आया, वो चीज है। अब एग्जांपल में उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे जो एक्चुअल में पॉजिटिव डेरिवेटिव करवाते हैं। जैसे एक आप सॉल्यूशन बनाइए, किसका आप बनाइए, इथेनॉल का और साथ में एसीटोन का। इथेनॉल एसीटोन को मिलाओगे तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसके अंदर आपका, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड। सर आप ये भी तो करवाएंगे ना, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ बिल्कुल कराएंगे ना, पूरा 12th का सिलेबस ही कवर करेंगे। जी जी जी। फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO और एसिटाल्डिहाइड का होता है CH3CHO। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, C2H5OH और एसीटोन क्या होता है CH3COCH3। तो सबके फॉर्मूला भी आपको मालूम होने चाहिए, तो ये आप बना दो। तो हम चलते हैं नेगेटिव डेविएशन में। बेस लाइन कुछ होगा, सब कुछ मिटा देना आप लोगों को। चलो नेगेटिव वाला कुछ इस तरह से बनेगा। अब हर चीज चूंकि नेगेटिव है तो बस ग्राफ को आपको नीचे कर देना है इस तरह से।
पी टोटल हो जाएगा आपका लेस देन पी ए प्लस पी बी। पी बी नॉट भी नीचे आ गया और पी ए नॉट भी आपका नीचे आ गया। इस तरह से एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें फिनॉल प्लस एनिलीन, पहला एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर आपका CH2 प्लस CH3। तो इस टॉपिक के खत्म होते ही आप टेस्ट लेंगे ना? टेस्ट होगी तो बिल्कुल टेस्ट लेंगे। हाँ, टेस्ट तो लेना ही है, पता नहीं चलेगा। जी सर। उससे भी 4-5 दिन गए वो लौट के आएंगे। तो कल आपकी क्लास रहेगी? कल संडे है ना? हाँ बिल्कुल। कोई रीजन नहीं होता तो छुट्टी नहीं करते हो। चलिए, तो इसमें छोटा सा टॉपिक है, लिखिए इसको, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जी। अब क्या होता है ये वो देखते हैं। उसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं ए और बी, और वो लिक्विड स्टेट में, दे आर ऑल लिक्विड। अगर लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता होगा जी। मानते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है x डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है y डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट x प्लस 1 हुआ तो भी ये बॉइल नहीं होगा, x माइनस 1 हुआ तो भी बॉइल नहीं होगा, x ही होना चाहिए। मान लो किसी का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 ही होना चाहिए तो ही बॉइल होगा वो, समझ में आई बात। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मान लो मिला दिया आपने, तो ऑब्वियस बात आपने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है ना। आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो अगर दोनों आपस में मिक्स होके आपस में उन्होंने एक मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी तो मिक्स हुए, है ना। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या बोलता है कि जब आपने दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले सब्सटेंसेस को जब आपस में मिलाया आपने, ठीक है, तो मिलने के बाद में क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर का एक कॉमन क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, जिस पर वो दोनों सॉल्यूशन, दोनों सब्सटेंसेस बॉइल होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। आपने ए और बी को मिलाया, उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग थे, लेकिन जब मिले, जो मिक्सचर बना उनका कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब उसी में बॉइल होगा। जैसे मान लो एक का था 10, एक का था 20, जब मिले तो बन गया 18 वो कॉमन हो गया दोनों का। तो ऐसे मिक्सचर को जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है उसे अपन बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। बात समझ में आ रही है? तो पहले इसमें स्टेटमेंट लिखो फटाफट, इसमें लिखिए व्हेन more than one substances having different boiling point mixed together to form a solution or mixture, to form a solution or mixture gives a common boiling point
of that mixture is called azeotropic mixture. Called azeotropic mixture. ठीक है, एक लाइन इसमें लिखना पैराग्राफ चेंज करके. ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू two categories. It can be divided into two categories. तो एल्यूमिनियम मिक्सचर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. मैक्सिमम और मिनिमम में क्या फर्क है भाई? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि एक बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो गया सॉल्यूशन का जब आपने मिक्स किया. ठीक है, मैक्सिमम में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपने जब ए और बी को जब आपने मिक्स किया तो ए का मान लेते हैं 10 था, बी का मान लेते हैं 20 था डिग्री सेंटीग्रेड. समझ में आई मेरी बात? मैक्सिमम का क्या होगा कि जब आपने दोनों को मिक्स किया तो ना ही 10 रहा ना 20 रहा, 30 हो गया. मतलब ज्यादा हो गया, मतलब उनसे भी दोनों से ज्यादा हो गया. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम. और जब आपने 10 और 20 को मिक्स किया तो 5 ही रह गए तो मिनिमम हो गया. मतलब जितना उनके ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट थे उनसे अगर ज्यादा हो जाए तो मैक्सिमम, उनसे अगर कम हो जाए तो मिनिमम. बात समझ में आ रही है? तो उसको अपने शब्दों में कैसे लिखोगे? लिखो, ये रटने की चीज नहीं, अपने शब्दों में लिख के बताओगे. ठीक है जी. सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? तो जब भी अपन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई पूछेगा नहीं, खुद से पूछना चाहिए अपने को कि एक्चुअली में जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जो शब्द अपन देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है. ठीक है ना? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टीज which depends on the particles of solute present in the solution. जब एक सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है, लेकिन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्यूट पर. अगर तो उसे अपन कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. और करती है, बताता हूं कैसे. तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो जब अपन सॉल्टी वाटर की बात करते हैं, सॉल्टी वाटर है ना, जरूरी हम समुद्र में ही जाए, घर पे भी कर सकते हैं हम लोग. कैसे करेंगे? आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड सफेद कलर का, और आपके पास पानी भी है. आपने एक गिलास पानी लिया, उसको आपने पिया, अच्छा बढ़िया पीने लायक पानी. ठीक है ना? जैसे उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया तो पानी पानी ही है, पहले भी लिक्विड था, अभी भी लिक्विड ही है, लेकिन क्या इसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ? पानी सॉल्टी हो गया. तो इन दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बनाना, लेकिन इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर गई? पानी पे नहीं, सॉल्यूट पर. तो जो प्रॉपर्टीज आई है ना उस पे डिपेंड कर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, आपके पास एक गिलास पानी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अभी अभी आपने कैन से निकाला है, आपने 1 ड्रॉप उसके अंदर इंक डाल दी, बस 1 ड्रॉप. चाहे 1 गिलास पानी है, 1 बाल्टी पानी है, डजंट मैटर, आपने 1 ड्रॉप बस डाला इंक, पूरा पानी कलर देखो कैसे ब्लू कलर का हो गया. रिंग ब्लू कलर की है तो
तो जो प्रॉपर्टी का कलर की जो प्रॉपर्टी है पूरे सॉल्यूशन की, वो पानी पे डिपेंड कर ही नहीं, भले उसका अमाउंट ज्यादा है, किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्यूट पे। उसको कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट ड्रिवन होती है उससे अपन क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर? on the basis of different nature of solute particles, qualitative properties also divided into 4 parts। मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, और 4 प्रकार के कौन कौन से देखो। सबसे पहले वाले को कहते हैं relative lowering in vapor pressure, शॉर्ट में RLVP शॉर्ट। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में EBP। तीसरा जो है थर्ड, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये वो डिप्रेशन नहीं जो लोगों को हो जाता है ना, डिप्रेशन मतलब कम होना। DFP। ठीक है, और फोर्थ है इसके अंदर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि OP। तो ये 4 प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और चारों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज RLVP। एक्सपेरिमेंट क्लासेस शुरू करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। हम पटाखे फोड़ेंगे, केमिस्ट्री वालों के लिए पूरा साल की वैल्यू। चलिए, पहला जो है दैट इज RLVP। अब इसका पहले मीनिंग समझते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बताओ। वेपर प्रेशर मतलब जो वॉलेटाइल सॉल्यूशन होता है। तो वॉलेटाइल सॉल्यूशन के स्मॉलेस्ट नहीं, वेपर प्रेशर क्या होता है ये बता दो तुम तो, बस याद आने वाला है। कब आएगा? नहीं, पेट्रोल देखा हो जी, जलता है। मतलब वॉलेटाइल सॉल्यूशन की जो एबिलिटी होती है, मतलब इवेपोरेशन हो जाता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो फिर नहीं, देखो एक्चुअल में हमारे पास अगर कोई लिक्विड है जी, अगर देखा जाए तो मोस्टली लिक्विड जो है वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब वॉलेटाइल मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इजीली इवेपोरेट हो जाए, और कितना जल्दी इवेपोरेट हो सकता है। ठीक है, पानी के बजाय अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होता है, अल्कोहल के बजाय
पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होता है, ठीक है ना। तो सब लिक्विड के अलग अलग टेंडेंसी होती है इवेपोरेट होने के लिए, होते सभी है ना। जो भी लिक्विड इवेपोरेट होने की क्षमता रखता है ना, लिक्विड्स हैविंग एबिलिटी टू इवेपोरेट इजीली, दे हैव देयर वेपर प्रेशर, दे हैव देयर ओन वेपर प्रेशर, ठीक है। क्योंकि जब वो इवेपोरेट होते हैं तो वेपर्स बनते हैं और हर वेपर का अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है ना। किसी लिक्विड द्वारा बने हुए वेपर्स द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो एक्चुअल वेपर प्रेशर है क्या, दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड, यही बोलते हैं हम लोग उसको, अगर समझना चाहे तो, और कुछ इसमें है नहीं। तो मैं कह रहा हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसकी होती है, केवल सॉल्यूशन की होती है। अभी बता रहा हूं मैं, लिंक कनेक्ट करना। वेपर प्रेशर हम लोग कम करने की हमें बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर। मतलब जो आपने किसी सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला होगा, तो सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है ना। मैं 50 किलो का आदमी 100 किलो को लेके भाग रहा हूं, भाग पाऊंगा क्या मैं, नहीं भाग पाऊंगा ना। मेरी जो स्पीड थी वो कम हो गई, किसकी वजह से, उस मोटू को सर पे कंधे बिठा लिया इसलिए, है कि नहीं। तो मतलब उनकी वजह से मेरी अपनी कैपेबिलिटीज कम हो गई, वही चीज हो रही है आरएलबी के अंदर। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, अच्छे से इवेपोरेट हो सकता था, लेकिन आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें के अंदर मिला के सॉल्यूशन बना दिया। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी ना, सॉल्वेंट तो करेगी नहीं। तो सॉल्यूट चूंकि नॉन वोलेटाइल था, इसीलिए पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन है वो लिखो, पहले तो ये लिख लो वेपर प्रेशर का, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा वो लिखना। लिखो डेफिनेशन, व्हेन a non-volatile solute yes non-volatile solute mixed with volatile solvent, the resulting vapor pressure of volatile solvent, the resulting vapor pressure of newly formed solution decreases ठीक है, कुछ शब्द लगा दो। This phenomena is called relative lowering in vapor pressure. जी सर, ठीक है, एक लाइन चेक करके देखना। Relative lowering in vapor pressure can be expressed by the help of following expression. ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन लिखना है आपको, दैट इज
P1 नॉट माइनस P2 अपॉन P1 नॉट, ये होता है आपका RLVP। ठीक है, इसमें P1 नॉट और P2 क्या है? P1 और P2 है क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो P2 जो है ना उसको अपन कहते हैं टोटल प्रेशर। अच्छा, टोटल प्रेशर क्या हो गया उसको, इसका सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और जो आपका P1 नॉट है वो है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस या फिर ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, ये अगर आप इसको सॉल्यूट मानते हो, अगर मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो होगा, और अगर सॉल्वेंट है तो नॉन वोलेटाइल वो होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में आपको एक नोट लिखना है, नोट लिखो। नोटिस में लिखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, कॉमा, relative lowering in vapor pressure RLVP is always RLVP is always directly related to the mole fraction of solute, mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसी के बाद से जो एक्सप्रेशन आया इसके बाद में वो इंपॉर्टेंट है। क्या आया? एक तो हम RLVP जानते ही हैं, और किसके रिलेटेड होता है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, है ना। तो देखो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, दैट इज P1 नॉट माइनस P2 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू काय ऑफ ए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है, का ए यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कई लोग उसको बी भी मानते हैं, तो आप चाहो तो बी भी लिख सकते हो, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ए क्या माना है, बी क्या माना। ठीक है, तो मैंने चूंकि यहाँ पे सॉल्यूट को ये माना है तो वो, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, पहला फॉर्मूला आया मतलब हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब ये फर्स्ट फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला नहीं है, ये आगे मॉडिफाई होगा और, ठीक है ना। तो पहले तो ये आप नोट करो, तो इसको मॉडिफाई करते हैं। अब कितने तरीकों से चेंज होता है वो अपन देखेंगे इसको। ठीक है, आप किस तरह से मॉडिफाई होता है वो देखो। अब हमने मोल फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ा है, इसी चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, अब जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे समझना है इसको। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि काय ए जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है ना, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के। तो काय ए की जगह क्या मैं इसको नहीं रख सकता? हाँ, रख सकते हैं। हेंस P1 नॉट माइनस P2 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अब एक बात सुनना, अब एक बात सुन लो बस। जब आपने टोटल मोल्स लिए तो आपने ए माना सॉल्यूट को, बी माना सॉल्वेंट को, ठीक है। क्या हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से कम है? ठीक है। तो अगर इफ Na इज वेरी वेरी लेस देन Nb, तो क्या ये नेगलेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सो
P1 नॉट माइनस P2 अपॉन P1 नॉट विल ऑलवेज बी इक्वल टू Na अपॉन Nb। तीसरा फॉर्मूला ये निकल गया। या तो कोई डाउट? अब हम एक चीज और जानते हैं, ठीक है? हम क्या जानते हैं आइए बताते हैं। वी ऑल्सो नो दैट कि Na क्या होता है, WA अपॉन Ma। मोल्स किससे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। और Nb कैसे निकालते हैं, WB अपॉन Mb। तो इनके जगह पे इनको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? जो भी ना बोलता है क्यों, वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो इसलिए हाँ रखते हैं। तो जब रखो उसको, ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P2 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू WA अपॉन MA अपॉन WB अपॉन MB। अभी अपॉन है तो MA नीचे आ जाएगा, MB ऊपर आ जाएगा जी। इसको चाहे ऐसे मत लिखो, मान लो कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे लिख लो WA अपॉन MA, है ना? और इसको कैसे लिख लो, WB अपॉन MB। तो ये नीचे ये ऊपर, मैथ्स में करते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है? तो ये बन जाएगा P1 नॉट माइनस P2 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू WA इंटू MB ऊपर गया तो MB अपॉन WB नीचे ही है, MA नीचे आ गया MA। तो एक फॉर्मूला ये निकल गया, फॉर्मूला नंबर 4। सही में आएगी नहीं बात, ठीक है ना? तो यहां तक नोट करो, फिर लास्ट एक फॉर्मूला और निकालेंगे। तो इतने तरीकों से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बताओ लास्ट वाले फॉर्मूले को हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? घूरने से तो नहीं बोलेगा वो। क्या इसमें से हम लोग एनबी को बाहर निकाल सकते हैं? एनबी क्या होता है? हाँ मेरे को कोई चीज तो पता ही नहीं, उनके बारे में चलो पहले बताते हैं। क्या? जैसे ये तो मैं बता चुका हूँ क्या होता है ये जी, है ना? ये नहीं बताया मैंने जैसे वो। तो WA क्या होता है? W तो सॉल्यूट का वेट नहीं, हाँ सॉल्यूट का वेट है ना, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट जी। वो भी किस में, क्विंटल में, केजी में, ग्राम में। अच्छा हाँ सॉरी ग्राम में लेते हैं, ठीक है सर। MA क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ की क्या, सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूट A है ना। अच्छा हाँ सॉरी, ये किस में लेंगे, टन में, टन में लेंगे, ग्राम में जी। MB क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी ग्राम में। और WB क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें, ग्राम में, ठीक है? बाकी तुम्हें बताइए। तो मैं ऐसे कह रहा था जो फोर्थ आपका फॉर्मूला उसमें से ना अगर MB को बाहर निकालें, मतलब मोलर मास अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना हो किसी भी रीजन से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला कैसे हम मॉडिफाई कर देंगे इसको, वो कह रहा था मैं, बताओ। अच्छा मुझे बताइए। हाँ और कौन है ध्यान से? अगर इस MB को यहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहली बात तो जो वहां पर उसको वैसे रहने दो, P1 नॉट माइनस P2 P1 नॉट जी, इसको तो वैसे रहने दो, ठीक है? अब MB को मत हिलाओ, इधर देखो, आपको MB एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो MB को मत हिलाओ, इसको ये रहने दो, इस पूरे को ले जाओ उधर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इनटू अपॉन डिवाइड में क्या चला गया, W A चला गया,
WA चला गया, ठीक है। और ये पूरा डिवाइड हो रहा था तो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, तो WB इंटू MA बन गया ना फॉर्मूला, क्या चाहिए, लाइफ सेट, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें लिखा है सारे सबको दिया होगा, पूछेंगे भाई सॉल्वेंट का मोलर मास निकाल के बताओ, ठीक है ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको और लिख लो और यहाँ पे RWP खत्म हो जाता है, मतलब इसके इसके आगे और कुछ नहीं है, बस जितना होना था वो चला, ठीक है। तो इसे यहाँ तक लिख लो। पूरा RWP गो थ्रू करो, किसी तरह का डाउट हो पूछो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज, ठीक है। अब इसका एक सिंबल दिया गया है, तो सिंबल भी लिखो। इसका सिंबल होता है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले अपन 2-3 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में कहानी को आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखिए इसका, लिखिए व्हेन एनी non-volatile solute mixed in volatile solute, when any non-volatile solute mixed in solution the boiling point of solution increases from its original boiling point of solvent, from the original boiling point of solvent. This phenomena is called elevation in boiling point. This phenomena is called elevation in boiling point, ठीक है। अब ये लिखने के लिए मतलब जो डेफिनेशन में लिखा है, इसको अपन मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज डेल्टा टीबी इज ऑलवेज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मैंने कहा था जिसको कोई भी नॉट लग जाए वो प्योर होता है, जिसको अपन क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और जिसके ऊपर नॉट नहीं लगता वो सॉल्यूशन का होता है, ठीक है ना। वैसे नहीं कि वो इम्प्योर होता है, सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से अगर आप सॉल्वेंट का माइनस कर दोगे ना, तो ये आपको चेंज बना देगा। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको नोट कर लो, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, elevation in boiling point is always directly proportional to the molality of solution, molality, MOLILTY, molality of solution, ठीक है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा करना चाहें, लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, दैट इज डेल्टा TB is directly proportional to small m,
मोलैरिटी कैपिटल एम होता है तो मोलैरिटी हाँ 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 मोलैरिटी स्मॉल एम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और आपको ये भी पता है कि जब भी हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल लगाते हैं उसको हटाते भी हैं एक कांस्टेंट लगाकर, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, ठीक है। और ये केबी क्या है यहाँ पे, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, इसका नाम जरूर याद रखना, दैट इज सॉरी एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो वो केबी होता है। तो ये आपके पास पहला फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। जी चलिए अब मॉडिफाई क्या क्या चीज हमारे पास है, तो हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि स्मॉल एम हमेशा किसके बराबर होता है, मोलैरिटी के। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, कौन मास, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, कौन मास, वो मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, हाँ जी जी जी, ठीक है। तो ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। और यहाँ पर n क्या चीज है, मोल्स, तो कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का निकलता है जी, तो Na तो W है अपॉन M है, यही चीज है ना। तो बस तो n क्या बन जाएगा आपका, m बन जाएगा WA अपॉन MA अपॉन WB हुई किसमें, केजी में। तो बस m की जगह सॉल्व देना है वहां पे, ठीक है। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तुम्हारा, हेंस डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू WA अपॉन, अब MA नीचे आ गया तो MA इंटू WB केजी में, दूसरा फॉर्मूला ये निकल गया हमारे पास। मान लो किसी सिनेरियो के अंदर WB ग्राम में हुआ तो क्या करोगी, कंपेयर करोगी, कन्वर्ट करेंगे उसको इनटू WA अपॉन MA इंटू WB। अगर ग्राम में हुआ, जो कि जनरली होता ही है, तो अपन इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला नोट कर लो, फिर आगे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट आप डालेंगे इसमें हेडिंग DFP। तो DFP का मतलब होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और पहला पॉइंट इसमें आप लिखिए, DFP का सिंबल क्या होता है, डेल्टा TF, डेल्टा टी, हाँ TB था, इसका TF हो जाएगा, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, when any non-volatile solute, when any non-volatile solute mixed with volatile solvent the freezing point of solution decreases, the freezing point of solution decreases from the original freezing point,
कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट DFP। जी सर। ठीक है, चलो देखो तो कैसे चेंज करेंगे इसको। अब डेल्टा TF इज ऑलवेज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। TF नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर जी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डाउट यहाँ तक। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट मार्क करो। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट DFP, शॉर्ट में लिख लो, DFP इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, DFP is always directly proportional to the molality of that solution, molality of that solution। जी। ठीक है, यानी कि डेल्टा TF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। उसको हटाने के लिए आपको कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट Kp था पहले, अब Kf हो जाएगा। Kf को अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बी की जगह बस एफ कर दो, एवरीथिंग विल बी सिमिलर। तो इस तरह से सब कुछ सेम है। अब इसमें दो तीन टर्म्स हैं। जी। पहले ये बताओ कि ऑस्मोसिस क्या होता है। नहीं पता ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस तो बहुत कॉमन है। आरओ है तुम्हारे घर में? क्या? आरओ है, आरओ? नहीं। अरे पानी पीने वाला? जी है। तो उसको आरओ नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं, पानी पीने वाला? नहीं, मैंने मतलब सुना नहीं था। चलो डालो हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है पाई। अच्छा। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई। पहली चीज अपन देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस एक तरह का मूवमेंट है पार्टिकल का, इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर हाई टू लो जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। कॉन्सेंट्रेशन थ्रू SPM। SPM नहीं सुना होगा? SPM हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये होता है ऑस्मोसिस।
ठीक है। अब एसपीएम को कहाँ मिलेगा, जैसे तुमने किसी अगर पत्ते को देखा होगा, लीफ को जब उनको छीलते हैं तो बहुत ही पतली सी वो निकलती है, वो एसपीएम है, उसको एसपीएम का कैटेगरी में डाल सकते हो। वो इतना पतला होता है कि उसके अंदर पोर्स भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो उन्हीं सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने में से पास कर रहा है जिसका साइज उसके पोर्स से छोटा होगा, ठीक है। तो सिलेक्टिव अगर मूवमेंट कोई करवा रहा है कोई मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या बोलते हैं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर कोई सॉल्वेंट का पार्टिकल हाई टू लो जा रहा है थ्रू एसपीएम, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। इसको जिंदगी भर याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब मान लीजिए ऑस्मोसिस हो रहा है कंटिन्यूअसली हो रहा है, अब तुम उसको रोकना चाहती हो, ठीक है। तो रोकने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो इफ एनीवेयर ऑस्मोसिस इज हैपनिंग and you want to stop that process, then you have to apply some amount of pressure. तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू stop the process of osmosis called osmotic pressure, ठीक है। तो दोनों पॉइंट लिखो, फिर अपन तीसरे में चलते हैं। तीसरा जो आपको पॉइंट लिखना है यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका फॉर्मूला डिराइव होगा। इसमें आप लिखिए थर्ड पॉइंट के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of solution at a particular temperature. Concentration of solution at a particular temperature. ठीक है। अब निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, सी मतलब कंसंट्रेशन जी, इनटू टी, टी मतलब टेम्परेचर। तो ये पहला फॉर्मूला आपके पास आया, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो पाई आ जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू आर इंटू सी इंटू टी, और आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, तो अपन गैस कांस्टेंट बोलते हैं। गैस कांस्टेंट की तीन वैल्यूज है, तीनों आपको मालूम होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आती है। सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, दैट इज आर इक्वल्स टू 0.0821, आई थिंक अपन यूज किया भी था न्यूमेरिकल्स में, याद आ रहा है। इसको अब लिखेंगे लीटर एटीएम, ठीक है, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरी वैल्यू आर की 321 ऐसा ही कुछ जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। और तीसरी वैल्यू है आर इक्वल्स टू 1.98, ठीक है, कैलोरीज, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। जिसमें से तीसरी वाली बहुत कम यूज करते हैं, ऊपर के दोनों यूज करते हैं ज्यादा। ये आर की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि C क्या होता है, C होता है कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू M, M क्या होता है, मोलैरिटी, ठीक है ना। तो मोलैरिटी की जो वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला होगा वो कंसंट्रेशन का होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, रो भी किस में, लीटर में, है ना। मोल कैसे निकालोगे आप बताओ, वेट अपॉन मोलिकुलर मास,
ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, V में, जी। लीटर के अंदर। तो जहां भी मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा, C दिखेगा, वहां मैं डाल दूंगा, तो डाल दो उसके अंदर। हेंस पाई इज इक्वल्स टू R इंटू W अपॉन M इंटू V, लीटर में, इंटू T। तीसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, डाउट क्या है, क्लियर? अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखिए, हम जानते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम वो क्या? मतलब W अपन V%, नहीं सॉरी, वो है डेंसिटी। जी, डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे W भी है, V भी है। जी। ठीक है, सो पाई शुड बी इक्वल टू R इंटू D इंटू T अपॉन M। एक फॉर्मूला ये आ गया, और M, ठीक है। ठीक है, हमने तो केवल इसके जगह पे T रखा है। ठीक है, तो ये चार आपके फॉर्मूले जो काफी काम आते हैं, 1 2 3 और 4। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है।